हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आर्दृष्टि क्लासेस में। आज हम लोग 10th क्लास का 1.1 वास्तविक संख्या का 1.2 का उदाहरण उदाहरण को क्लियर करेंगे और उसके परिचय को भी जानेंगे। देखिए यहाँ पर आज तो प्रश्न नहीं हो पाएगा, मगर उदाहरण का करेंगे बाबू, पूरा कर लेंगे लोग। आइए, फर्स्ट है 1.2 में एक परमे है। क्या बाबू? परमे। देखिए परमे को नाम सुनते ही हमारा क्या होता है, कांप जाते हैं लोग। हम लोग कैसे 9th क्लास में इतना पर में पढ़े हैं लोग जो मियाज हिला देता है। देखिए हबड़ियाने की जरूरत नहीं है, आसान है। क्या कह रहा है इसको समझिए, परीक्षा में नहीं पूछता है, पर ये क्या कह रहा है अगर इसको हम लोग जान जाएंगे, लोग फील कर लेंगे लोग, तो क्या होगा, क्वेश्चन बनाने में क्या होगा, बहुत आसान होगा। आइए क्या बोलता है, ध्यान दीजिए। बोला है बाबू, प्रत्येक भाज्य संख्या को बोलो। देखिए बाबू क्या कह दिया यहाँ पर, पहला ही बार में क्या कह रहा है बाबू, भाज्य संख्या। क्या बोल रहा है बाबू, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त व्यक्त यानी कि गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना क्या होता है बाबू, अद्वितीय होता है। यानी कि इसके जैसा दूसरा और कुछ नहीं होगा, किसी तरह से निकालिए वही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। आइए यहाँ पर आसान है बाबू, बोल रहा है क्या चीज बाबू, बोल रहा है जे भाज्य संख्या, कोई भी भाज्य संख्या ले लीजिए, कोई भी भाज्य संख्या ले लीजिए। जैसे कि 18 हम भाज्य संख्या ले रहे हैं, कितना बाबू, 18 भाज्य संख्या ले रहे हैं, उसको अभाज्य संख्या के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ये अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के रूप में, यानी कि नहीं कि भाज्य संख्या से, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है बाबू, जो खुद और एक के अलावा दूसरा कुछ से नहीं करता है, वो क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। पहले क्लास में फर्स्ट लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं ना बाबू। अब यहाँ पर बाबू अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त कर रहा था। अभाज्य संख्या यानी कि यहाँ पर 2 हो जाएगा जी, तो कितना मर्त में जाएगा, 9 मर्त में जाएगा। अब फिर 3 से जाएगा ना जी, तो 3 मर्त में। या भाज्य संख्या के रूप में व्यक्त कर दिए कि नहीं जी, तो देखिए क्या होगा, ये 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 2 गुणे 3 के पावर 2 के रूप में व्यक्त किया है बाबू 18 को, किया है ना जी। देखिए बोला है अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना क्या होता है, अद्वितीय होता है। इसका कहने का मतलब है जे आप 18 का भाज्य गुणनखंड निकालिए, भाज्य संख्या को निकालिएगा तो अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त होगा। अगर उसको किसी तरह भी तुर सकते, जैसे कि 18 को बाबू कितना, देखिए दिमाग का होता है ना बाबू, बहुत क्या होता है, बहुत शातिर चीज है। हरदम का होता है जो उल्टा पुल्टा सोचता रहता है। आप लोगों के मन में हो गया होगा जी, जे 18 लिखे हैं तो आप 2 से निकाल दिए हैं, हम अगर 3 से निकाले तो क्या गलती गलती हो जाएगा, नहीं गलती हो जाएगा। काहे गलती होगा, पर में गलती थोड़ा बोला है बाबू, इसीलिए तो बोला है। इसको समझिए क्या कह रहा है। देखिए 18 को बोला है, क्या बोला है बाबू, आप कहेंगे नहीं हम 2 से नहीं, हम 3 से निकालेंगे। तो निकालिए, उसमें दिक्कत क्या है, निकालिए 3 से। 3 से निकालिएगा तो क्या होगा जी, 6 मर्त में जाएगा। फिर 3 से निकाल दीजिए, 2 से नहीं निकालना है तो क्या निकालिएगा, 2 हो जाएगा। देखिए तो इसको 3 के पावर 2 गुणे 2 के इसी के रूप में व्यक्त किया है जो, देखिए। अच्छा नहीं, अब कहेगा कोई जो ना होंगे तो हो गया, अब हैंग होके के चाहिए, क्या होगा कि चाहिए बाबू, तो इस तरह होना चाहिए। 18 का हम नहीं, अब की पर 3 और 6 लिख दिए, अब 2 और 3 लिखेंगे। तो लिखिए ना, उसमें हर्ज क्या है, लिखिए यहाँ पर 3 के पावर 2 गुणे 2 के पावर 1 के रूप में सब में व्यक्त हो रहा है जी। देखिए किसी मेथड से बनाइए, यानी यहाँ कहने का मतलब है अद्वितीय होता है। किसी भी तरीका से बनाइएगा भाज्य संख्या को, अगर आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिएगा बाबू, खंडित कीजिएगा, तो हमेशा उसका हल क्या होता है, एक समान होता है। उसका हल कभी भी नहीं बदलता है, एक ही होगा तो होगा। बोलिए कोई दिक्कत इसमें, पर में समझ में आ गया है, आगे चले ना, चलिए आगे चल रहे हैं। आइए इसी तरह एक उदाहरण है बाबू, देखिए ये क्वेश्चन है बाबू, संख्याओं 4n पर विचार कीजिए। उदाहरण नंबर 5 है, संख्या 4 के पावर n पर क्या कीजिए बाबू, विचार कीजिए। हो गया विचार,
कर लिए लो, कर लिए, चलिए आगे चल रहे हैं। जहां n एक का है बाबू प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या तो आप लोग को मालूम है, गिनती की संख्या है, प्राकृत संख्या है। चलिए ये क्या है बाबू, जांच कीजिए कि क्या n का कोई भी ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n यानी कि 4 के पावर n शून्य पर समाप्त हो सकता है, शून्य पर समाप्त हो सकता है बाबू। जहां n का है प्राकृत संख्या है। इसके कहने का मतलब क्या है, देखिए पढ़ने से कुछ नहीं होता, क्वेश्चन आप बन लीजिए, रट लीजिए, बना दीजिए, उस तरह थोड़ा होगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको फील कीजिए। ये 6 का स्थान पर दे दे, 4 का स्थान पर अगर आपको 6 दे दे, 8 दे दे, 10 दे दे, 20 दे दे, 50 दे दे, 100 दे दे, लाख दे दे, कोई संख्या दे दे, आपको क्या करना है, अगर आपको फील रहेगा, अगर उसके पावर बोला है बाबू, उसके पावर कुछ भी हो, प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 5 500 लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख कुछ भी हो सकता है, तब क्या होगा, इसी को तो बताना है। तो उसको अगर क्वेश्चन को हम लोग फील करेंगे, अंदर से फील करेंगे एनर्जी के साथ में, तो क्या होगा बाबू, कहीं भी नहीं फंसिएगा। अगर आप यहाँ पर आर्ट दृष्टि क्लासेस में हमारे चैनल पर आप पढ़ रहे हैं, तो फिक्स है जो 100 में 100 आपका नंबर आएगा तो आएगा, और सब क्वेश्चन समझ में आएगा। जो नहीं समझ रहा आज आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए क्वेश्चन, प्रयास करेंगे बाबू फिर से बताएं। आइए आगे, ये बोल रहा है बाबू 4 के पावर n, n क्या है बाबू प्राकृत संख्या, n क्या है प्राकृत संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 बहुत सारा है, आगे बढ़िए ना, क्या दिक्कत है। उसी तरह बोला बाबू 4 के पावर n, n क्या है कोई प्राकृत संख्या है, जैसे कि अगर हम 4 के पावर 1 लिखे, 4 के पावर 2 लिखे, 4 के पावर 3 लिखे, 4 के पावर 4 लिखे, डॉट 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 और कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ा है। देखिए 4 के पावर 1 लिखने का मतलब हुआ 4 हुआ, 4 के पावर 2 लिखने का क्या मतलब हुआ बाबू, 4 चौका 16 हो गया जी। ठीक है, 4 का पावर 3 लिखने का क्या मतलब हुआ, 4 चौका 16 चौका 64 हुआ। उसी तरह 4 के पावर 4 लिखने के क्या हुआ बाबू, 64 चौका कितना होता है बाबू, 4 चौका 16 के 6, क्या होगा बाबू, 6 चौका 24 1 25, यानी कि 256 होगा। इसी तरह आप कितना भी मान लीजिए ना डॉट डॉट का, कभी भी जीरो पर समाप्त हो रहा है का जी, कभी जीरो पर समाप्त नहीं होगा। अगर किसी संख्या को जीरो पर समाप्त होना है तो उसको क्या होना चाहिए, आइए दिखा रहे हैं। अगर बाबू जीरो पर कब समाप्त हो सकता है, कौन कौन संख्या जीरो पर समाप्त होता है जी, या तो 10 होगा, या 20 होगा, या 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, 60 होगा, 100 होगा, 200 होगा, 300 होगा, 400 होगा, 500 होगा, यही ना होगा जी। यानी कि अगर हम कहे बाबू आपको, यहां पर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, अगर किसी संख्या को शून्य पर समाप्त होना हो तो इसी तरह हो सकता है, 10 होगा, या 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, डॉट 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 100 होगा, 200 होगा, 300 होगा, 400 होगा, यही ना हो सकता है जी। देखिए अगर 10 को हम अगर अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो इसको किस तरह लिख सकते हैं सर, ये छोड़िए, 10 को 10 से लिखिए, पहले हटाइए। 20 को किस तरह लिख सकते हैं बाबू, 2 गुणे 10 लिख सकते हैं। 30 को किस तरह लिख सकते हैं बाबू, 3 गुणे 10 लिख सकते हैं। 40 को 4 गुणे 10 लिख सकते हैं, और 50 को 5 गुणे 10 लिख सकते हैं। इसी तरह 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। ठीक है, और 10 का भाज गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा बाबू, इसको गुणनखंडित करेंगे तो क्या होगा जी, 2 गुणे कितना होगा, 2 गुणे 5 हो जाएगा। इसको अगर 10 को तुड़ना हो तो क्या होगा बाबू, 2 गुणे 5 होगा। अगर इसको तुड़ना हो तो 3 गुणे 2 गुणे क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, उसी तरह इसको तुड़ना हो तो 2 गुणे कितना हो जाएगा बाबू, 2 गुणे 5 होगा। इसी तरह क्या होगा बाबू, 5 गुणे 2 गुणे 5 होगा, और इसी तरह क्या होगा, 2 गुने 5 गुने 2 गुने 5 होगा। देखिए हमको कहने का क्या मतलब है, यानी हमको कहने का मतलब यही है बाबू, अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड अगर हम निकाल रहे हैं, उसमें बाबू क्या होगा, जे 2 और 5 होना का बाबू अनिवार्य रूप से आवश्यक है। अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है तो वो संख्या शून्य पर समाप्त होगा अथवा नहीं होगा। देखिए 2 और 5 आए,
बकिया आए कोई चाहे नहीं आए, उससे हमको क्या लेना देना है। 2 और 5 एक बार ना एक बार कम से कम आना चाहिए, जितना बार भी आए दो। देखिए इसमें 2 आया है एक बार, उससे मतलब नहीं है। हमको क्या मतलब है बाबू, 2 और 5 एक बार आना चाहिए। कितना बार बाबू, एक बार आना आवश्यक है। जब तक एक बार नहीं आएगा अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में, तो वो संख्या बाबू 0 पर समाप्त हो ही नहीं सकता है। उसी तरह है बाबू, देखिए यहाँ पर 2 तो 2 बार आया है ना जी, पर हमको 2 2 बार आए, 5 बार आए, 7 बार आए, उससे हमको क्या लेना देना है। हमको तो एक बार चाहिए क्या चीज, 2 और 5 होना चाहिए। वही है बाबू, यहाँ पर 5 भी है, यहाँ पर 2 और 5 दो दो बार आया है, 2 हाली नहीं 50 हाली है। उससे क्या, हमको तो एक बार चाहिए ना जी। एक बार का है 2 और 5 है, तो इस संख्या क्या होगा बाबू, कितना भी बड़ा होगा तो शून्य पर समाप्त होगा ही। देखिए ये क्या था बाबू, इस समझाने के क्वेश्चन को समझाने का क्या था बाबू, ये रफ था। इसको परीक्षा में इस तरह नहीं लिखना है। ये तो हम आप लोगों को समझाए हैं ये क्वेश्चन के कहने का क्या मतलब है, आ कब होगा आ कब नहीं होगा। देखिए ये क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर इस तरह बनाइएगा। देखिए क्या लिखिएगा बाबू, यहाँ पर लिखना है आपको, देखिए लिखना है यदि यदि किसी संख्या यदि किसी संख्या का को सॉरी यदि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित है, तो वह संख्या शून्य पर क्या होगा बाबू, क्या होगा, समाप्त होगा। देखिए बाबू यहाँ पर 4 के पावर n है, अगर इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 के पावर n के रूप में हुआ, यानी कि 2 के पावर n गुणे 2 के पावर n के रूप में हुआ है कि नहीं जी, इसी के रूप में हुआ है। देखिए तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बोलिए क्या लिखेंगे, आपको क्या बताया है यहाँ पर बाबू, क्या बाबू लिखेंगे यहाँ पर 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड, क्या बाबू, अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, अतः n के किसी भी मान के लिए 4 के पावर n शून्य पर क्या होगा बाबू, समाप्त नहीं होगा। ये क्या हुआ, हम लोग का आंसर हुआ। देखिए परीक्षा में आप लोग को इस तरह से लिखना है पूरा। यहाँ पर बाबू क्वेश्चन बनाने से पहले एक हमसे मिस्टेक हुआ है, जिसको हम सॉल्व नहीं लिखे, इस सॉल्व लिख कर ही आपको बनाना है, उसके बाद आपको बनाना है। अगर आप इस मेथड से इस शब्द में आप लिख रहे हैं तो आपका फुल में फुल नंबर मिलेगा, एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा।
आपको यहाँ पर 4 लिखा है बाबू, 6 लिखा हो या बाबू 8 लिखा हो या कुछ भी लिखा हो, आप बना सकते हैं, पर मेथड तो ही है, इतना भाषा आपको लिखना है। चलिए, आशा है जो समझ में आया होगा। आगे चलिए, अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लाइक और कमेंट करिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है उदाहरण 6, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए छोटा सा कोई बड़ा भारी क्वेश्चन नहीं है, हम लोग छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए क्या है, पहले इसका अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड निकालिए ना। देखिए क्या है, बोल रहा है बाबू 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड किस तरह निकालिएगा जी, निकालिए, 2 से 3 होगा, 1 हो गया। इस देखिए परीक्षा में भी लिखना है, ऐसा बात नहीं है जन्नत लिखिएगा। देखिए 20 का निकालिए, क्या होगा, हो गया, हुआ ना जी। अब देखिए, अब यहाँ पर निकालना है तो 6 का भाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे, इसका पावर 1 1 है। उसी तरह बाबू 20 का भाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ है 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1। देखिए एचसीएफ आपको लिखना है, आपको एचसीएफ अगर आपको लिखना है तो क्या होता है बाबू, जिसका भाज्य गुणनखंड, जिसका गुणनखंड दोनों में उपस्थित रहता है उसको लिखा जाता है, और क्या लिखा जाता है बाबू, उसका घात क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू, न्यूनतम। तो न्यूनतम क्या है बाबू, 1 है ना जी, यानी कि इसका क्या होगा, 1 होगा, यानी कि एचसीएफ कितना हो गया, 2 हो गया। देखिए यहाँ पर इसको लिखने के लिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक का आप लोगों को तो मालूम होगा, उसको लिख दे रहे हैं, जो जो काम किए हैं उसको हम हल्का सा लिख दे रहे हैं। क्या लिखेंगे बाबू यहाँ पर, बताइए बताइए, जो गुणनखंड, जो गुणनखंड दोनों के पास है उसमें न्यूनतम घात को लेते हैं, वही का होता है एचसीएफ होता है। देखिए ये बात जो लिखे हैं अभी, इसको परीक्षा में नहीं लिखना है, आपको समझने के लिए बताए हैं। सिर्फ परीक्षा में आप इतना लिख दीजिए, आपका आंसर पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। उसी तरह का होता है बाबू एलसीएम होता है। एलसीएम का होता है बाबू, इसमें सब को लीजिए, जितना गुणनखंड है सबको लीजिए। तो गुणनखंड के रूप में कितना है बाबू, यहाँ पर 2 है और क्या है 3 है और 5 है। और इसको क्या किया जाता है बाबू, अधिकतम घात को लिया जाता है। क्या लिया जाता है बाबू, अधिकतम घात, यानी कि 2 कितना हो जाएगा बाबू, 1 और 1, यानी कि इसका आंसर कितना हुआ, 4 गुने 3 गुने 5, कितना होगा बाबू, 5 3 15, 15 चौका कितना होता है, 60 होता है। इसका आंसर कितना हो गया, 60 हो गया। देखिए इसको, इसका भी एक हम लिख दे रहे हैं बाबू, क्या चीज बोल रहा है, सभी लिखिएगा, सभी गुणन खंडों, कौन सी बाबू, सभी गुणनखंड, सभी गुणनखंड लेना है, सभी गुणनखंड को लेना है, को लेना, और सभी का अधिकतम घात, घात होना चाहिए, घात होना चाहिए, बस। इसको आपको परीक्षा में नहीं लिखना है, इतना शब्द को सिर्फ आप इतना और इतना लिखिए, आपको क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ये सिर्फ बताए हैं जो आपको याद रहे। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है उदाहरण 7 है बाबू, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 440 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए एक आपको हम सूत्र बता रहे हैं,
क्या होता है बाबू, एक शब्द बता रहे हैं, जो दो संख्या दिया रहता है बाबू, क्या चीज बाबू, दो संख्या दिया रहता है, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम। क्या होता है बाबू, देखिए उस सूत्र का इसमें प्रयोग करना है। देखिए यहाँ पर क्या होता है सूत्र बाबू, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम। देखिए ये सूत्र होता है, इसको हम आपको बता दे रहे हैं बाबू, कोई भी संख्या में इसमें से पहला संख्या पूछ सकता है आपको, दूसरा संख्या पूछ सकता है, एलसीएम पूछ सकता है, इसमें तीन चीज आपको दे देगा, उसमें से क्या करना है बाबू, एक चीज आपसे पूछा जाएगा, उसी ज्ञात करना है। तो इस सूत्र हम आपको अभी बता दिए हैं, इसका उपयोग हम इसमें करेंगे। देखिए आइए आगे देखिए, क्वेश्चन बोला अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का क्या करना है बाबू, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो पहले इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तो निकालिए, 96 का क्या निकालेंगे बाबू, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो किस तरह निकालेंगे, आइए 96 का अभाज्य गुणनखंड, देखिए दो से तुरिएगा तो कितना मर्त में जाएगा, कितना मर्त में जाएगा बाबू, 48 मर्त में जाएगा। फिर दो से कितना जाएगा बाबू, 24 मर्त में जाएगा। फिर दो से 12 मर्त में, फिर दो से कितना मर्त में जाएगा, 6 मर्त में। फिर दो से 3 मर्त में, और 3 से क्या हो जाएगा, 1 मर्त में जाएगा। उसी तरह बाबू यहाँ पर भी बनाइए, कितना बाबू, 404 का, 404 का जब आप बनाइएगा तो कितना मर्त में जाएगा, 2 से 202 मर्त में। फिर बाबू कितना मर्त में जाएगा, 2 से कितना बाबू, 101, अब 101 मर्त में ही जाएगा, एक मर्त। ये तो हो गया, इतना इतना तो हो गया जी। अब क्या करना है, अब यहाँ पर आप लिखिए 96 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर कितना होगा, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 1। और बाबू 404 का अभाज्य गुणनखंड आप कितना लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुणे 101। देखिए यहाँ पर तो एचसीएफ आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है, यानी कि एचसीएफ के लिए हम क्या सूत्र लिखा है बाबू, जो दोनों में उपस्थित हो, तो दोनों में दो उपस्थित है और उसका न्यूनतम संख्या, न्यूनतम घात लेना है, न्यूनतम घात लेना है ना जी, तो इसका न्यूनतम घात कितना है जी, 2 है, यानी कि कितना हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा बाबू, 4 हो गया, ये हम लोग का आंसर। उसी तरह बोला है बाबू, इसका क्या, इसका क्या बोला है जी बाबू, यहाँ पर एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो उसी सूत्र से ज्ञात कीजिए ना। क्या चीज होता है बाबू, पहली संख्या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम। इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या है जी, इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या है, ये क्या है, पहली संख्या 96 हुआ, दूसरी संख्या क्या हुआ बाबू, एक 404 हुआ, यानी कि पहली संख्या पर लिखिए यहाँ पर 96 गुणे दूसरी संख्या पर 404 इज इक्वल टू एचसीएफ कितना प्राप्त हुआ, 4, और एलसीएम नहीं मालूम है तो एलसीएम यहाँ पर लिखिए, एलसीएम चाहिए हमको तो बकिया के इधर बेच दीजिए, तो क्या होगा 96 गुणे 404, अब बाई में क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा जी, एलसीएम हो जाएगा ना जी। यहाँ पर एलसीएम इज इक्वल टू होगा 96 गुणे 404 बटा 4, 404 101 मर्त में कट गया, यानी कि एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 96 गुणे 101, इसको गुना कीजिएगा तो आएगा 96 गुणे 96, क्या सॉरी 96 96, यही हुआ हम लोग का काजी आंसर। देखिए आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है उदाहरण 8, क्या है बाबू, उदाहरण 8, ये बोल रहा है संख्या 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है, तो इसमें दिक्कत का है, करिए ना। आइए यहाँ पर लिखिए, सॉल्व लिखिए, पहले लिखिए यहाँ 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 यानी कि 3 1, उसी तरह 72 का अभाज्य गुणनखंड का बाबू 2 से कितना हो जाएगा
36, कितना हो जाएगा, फिर 2 से 18, फिर 2 से आइए 9, फिर 3 से आइए 3 3, फिर 3 से आइए 1। उसी तरह बाबू 120 का निकालिए ना, कितना होगा 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, और फिर बाबू 3 से 5 और 5 से 1। यहाँ पर लिखिए ना 6 का भाज्य गुणनखंड कितना होगा जी, 2 गुणे 3, और बाबू 72 का भाज्य गुणनखंड कितना होगा, बोलिए 1 2 3, यानी कि 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2। इसी तरह बाबू 120 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा बताइए, 2 के पावर 3 गुणे कितना बाबू, 3 के पावर 1 गुणे 5, यही ना है जी। डायरेक्ट यहाँ पर 3 गुणे 5 लिखिए। बोला है बाबू क्या चाहिए बाबू, एचसीएफ और एलसीएम, तो एचसीएफ यहाँ पर लिखते हैं। एचसीएफ इजिकल टू क्या होता है, हम क्या बोल रहे हैं बाबू, जितना जितना आपको मिलेगा वो लेना है, यानी कि जिस सब में उपस्थित गुणनखंड होगा उस गुणनखंड को आप लिखना है। तो इसमें 2 और 3 का है बाबू, तीनों में उपस्थित है, तो यहाँ पर 2 लिखिए और 3 लिखिए। और इसका न्यूनतम घात कितना बाबू, 1 है, तो यहाँ पर 2 के भी 1 है। और कौन सी बाबू, 3 का भी न्यूनतम घात कितना है, 1 है, यानी कि 2 गुणे 3 इजिकल टू का हुआ 6 आंसर होगा। इसी तरह बाबू हमको एलसीएम ज्ञात करना है, तो जितना संख्या इसमें आया है सबको लेना है, यानी कि 2 आया है 2 लीजिए, 3 आया है 3 लीजिए, 5 आया है 5 लीजिए। और बाबू इसमें अधिकतम कितना है, अधिकतम 2 के पावर कितना है बाबू, 3 है, और 3 का पावर अधिकतम कितना है बाबू, 2 है, और 5 का 1 है, इसी तरह छोड़ दिए। तो 2 दूना 4 दूना क्या होता है, 8 होता है, और 3 तीर का क्या होता है, 9 होता है, और 5। आइए इसको कीजिए, तो क्या होगा बाबू, गुना कीजिए तो बताइए कितना होगा, 8 9 कितना होता है, कितना होता है जी। डायरेक्ट आप, अगर आपको पूरा नहीं आता है तो एक एक तूर के लिखिए ना, आंसर से मतलब है एग्जामिनर को, इतना हम पढ़ा के थोड़े हो जाएंगे। एक बाइक आसमान में नहीं नहीं लगिएगा उड़ने, धीरे धीरे उड़िए। एक दिन तो आपका इतना ना पैर हो जाएगा जी, आप आसमान का सैर कीजिएगा। तो 9 है कितना होगा जी, 72 गुने का हो जाएगा 5, सॉरी 72 होगा जी। देखिए 5 दूना 10 और 7 पचे क्या होता है 35 है 36, यानी कि 360। ये क्या हो गया जी, एलसीएम हो गया। यही हुआ हम लोग का क्या बाबू, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आंसर। देखिए इसी तरह बनाना है। देखिए बाबू अगर आप लोग को 1.2 के उदाहरण और परिचय में कोई भी समस्या हुआ हो तो आप कमेंट में डालिए बाबू, क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है। हर एक किसी का कमेंट हम पढ़ते हैं बाबू, ठीक है। आगे चलने से पहले आपसे बोल दे बाबू, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हम नहीं कहेंगे आप शेयर कीजिए कि क्या कीजिए, आपको अच्छा लग रहा हो तो आपका दिल कहता है जो करना वो कीजिए। चलिए ठीक।